Hey, hello everyone. I am Dr. Iram, final year medical student. So today in this topic we are going to understand a disease known as bronchial asthma. Coming to the definition, asthma क्या है? It is a chronic inflammatory disorder of the airway associated with airway hyper responsiveness. रिस्पॉन्स का हाइपर यानी कि एग्जैजरेट हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वीजिंग दैट इज विस्लिंग साउंड, breathlessness, chest tightness and coughing particularly at night and in early morning. तो एस्थमा एक ऐसी डिसीज़ है, क्रोनिक है, मतलब लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करती है और इसकी वजह से क्या होता है, वीजिंग यानी कि चेस्ट टाइटनेस, ब्रेथलेसनेस, अस्थमा और कफिंग खास तौर पे इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हमें डायग्राम में बताया गया कि हेल्दी एंड एस्थमेटिक जो ब्रोंक्यूल्स है उसमें किस तरीके से टाइटनेस या फिर कंस्ट्रिक्शंस मिलते हैं। इटियोलॉजी में इन्फेक्शंस, वेदर फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, स्टेप्टोस्टाफिलो और सुडोमोनाज, इस कंडीशन में, या फिर जेनेटिक, कई बार हमने सुना होगा कि अगर पेरेंट्स को होता है तो उनके जो डॉटर एंड सन है उसको भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर में हाइजीन हो जाता है, यानी कि पुअर हाइजीन या फिर डाइट की वजह से एलर्जेंस या फिर एयर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें अक्सर तौर पर जो है एस्थमा के डेवलपमेंट में मददगार या फिर हेल्प करती हैं। कमिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी, सबसे पहले अगर कोई भी एलर्जेंस है, कोई भी ट्रिगरिंग मटेरियल है, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में मास्ट सेल्स होते हैं, ये मास्ट सेल्स को एक्टिव करता है, ये हिस्टामाइंस रिलीज करते हैं जो कि एलर्जी कॉज करती है। ओके, ये रिलीज हो जाने की वजह से हमारी बॉडी में एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस पैदा होती हैं और इसकी कंडीशन में म्यूकस का सिक्रीशन होता है और ये ओवरऑल क्या करवाता है, हाइपर सिक्रीशन एयरवे एडिमा यानी कि स्वेलिंग, और यहाँ पर नैरोइंग ऑफ द ब्रोंक्यूल्स है जिसकी वजह से और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है और एस्थमा का लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, मतलब कि ऐसा लगना कि बिल्कुल ही कोई दबा रहा है, चेस्ट टाइट हो रहा है। इसी के साथ साथ ब्रेथलेसनेस, अनएबल टू टेक ब्रेथ्स एंड कफ वी नो, ये सारे सिम्टम्स नाइट के टाइम में वर्स हो जाते हैं और साथ ही साथ अर्ली मॉर्निंग में, कुछ अर्ली मॉर्निंग आवर्स में हमें वर्सन होते हैं या फिर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, द कॉम्प्लिकेशन ओवरऑल रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, एटेलेक्टेसिस यानी कि लंग का कोलैप्स हो जाना, न्यूमोथोरैक्स, क्योंकि यहाँ पर खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से लंग कोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लंग इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ओके, दिस कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस। फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी भी कहा जाता है, जहाँ पर वॉल्यूम्स को चेक किया जाता है और स्पायरोमेट्री करवाई जाती है। साथ ही एयरवे रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करते हैं। हेमाटोलॉजिकल टेस्ट में ईएसआर है, इसी के साथ साथ अपना डब्ल्यूबीसी वगैरह के लेवल्स को चेक किया जाता है। इमेजिंग में ख़ास तौर पे अगर हाइपर इन्फ्लेम्ड लंग्स है तो ये नॉर्मल ही नज़र आता है, लेकिन हाई रेजोल्यूशन में ब्रोंकिकटेसिस सीवियर अस्थमा में मिल सकता है। क्या था ये? डायलिटेशन था। ब्रोंकिकटेसिस का मतलब होता है डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। स्किन टेस्ट और स्किन प्रिक टेस्ट कहते हैं, उस कंडीशन में हम स्किन को प्रिक करके कुछ जो है वो एलर्जेंस या फिर जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स है या फिर कौन सी एलर्जी है इसको चेक किया जाता है। ये पॉजिटिव आता है एलर्जिक अस्थमा में और नेगेटिव आता है इंट्रिंसिक और नॉन एलर्जिक अस्थमा में। ओके, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम लैरिंजियल एडिमा, एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ पर परसिस्टेंट व्हीजिंग होती है, एलएफटी से, एलवीएफ से, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, इसोनोफिलिक्स निमोनिया से और सीओपीडी से इसको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। द लास्ट पॉइंट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में दो तरीके से काम किया जाता है, तीन वेज से यहाँ पर अफेक्ट किया जाता है। पहला है
रेस्क्यू यानी कि अटैक के टाइम में, दूसरा है कंट्रोलर या फिर प्रिवेंटिव ड्रग्स जो लॉन्ग टर्म में दी जाती है, और थर्ड है सीवियर अटैक की कंडीशन में। पहले हम देखते हैं अटैक की कंडीशन में। एक्यूट अटैक में हम क्या देते हैं, साबा, जिसे कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। इसमें साल्ब्यूटामोल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये इनहेलर्स या फिर नेबुलाइजर के तौर पे दी जाती है। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ये भी नेबुलाइजेशन के तौर पे दी जाती है, और O2 थेरेपी यानी कि वेंटिलेटर पे अगर SpO2 का लेवल 94 से कम है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलर या फिर प्रिवेंटिव ड्रग्स। इसमें हम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक ब्यूडिसोनाइड्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर लाबा दिया जाता है। पहले में हमने दिया था साबा, इसमें हम लाबा देते हैं जिसमें फॉर्मोटेरॉल और साल्मीटेरॉल्स है। इसके अलावा ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर एगोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट है लाइक मोंटेलुकास्ट। थियोफिलाइन इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये ब्रोंको डायलेटर के तौर पे यूज़ होता है। और क्रोमोलिन सोडियम ये भी मास्ट सेल स्टेबलाइजर के तौर पर यूज़ होता है। अटैक के टाइम में हम नेबुलाइजेशन को करवाते हैं, स्टेरॉयड, ऑक्सीजन थेरेपी है, हाइड्रेशन को मेंटेन किया जाता है, और सिटिंग पोजीशन जिसे हम ट्राइपॉड पोजीशन कहते हैं। ये एक ऐसी पोजीशन है अगर पेशेंट खड़ा है या फिर बैठा हुआ है तो अपनी अपर आर्म को या फिर अपर बॉडी को जो है वो आगे की तरफ थोड़ा सा झुका लेना, लाइक इस तरीके से खड़े होना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रिलीफ मिलता है, या फिर इसे ही ट्राइपॉड पोजीशन कहते हैं। ओके, so this is all up to here. Thank you. Like, share and subscribe. Press the bell icon. Thank you very much.